वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है आगे आगे बढ़ते जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं मोशन पे और आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन। पहला लेक्चर मैं दे चुका हूं, पहला वीडियो मेरा अगर नहीं देखा है प्लीज वो जाके देखिए। और आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन। अब ये जो लॉज ऑफ मोशन है इनको जो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो लॉज हैं किसने दिए हैं? इसाक न्यूटन ने। कब दिए हैं? 1687 में दिए हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट इससे पहले भी थे, जैसे हमारे पास था एरिस्टोटल और गैलीलियो। और एरिस्टोटल और गैलीलियो ने भी बहुत काम किया मोशन पे, लेकिन वो जो है मतलब जो चीज उनको अटेंड करनी थी कहीं ना कहीं उनको जो है फॉल्सिफिकेशन आ रही थी, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स आ रहे थे। सपोज सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया और उसमें जो है कुछ कमियां रह गई, जिसको जो है फिर गैलीलियो ने इसको जो है रिमूव कर दी। तो उसके बाद गैलीलियो के बाद इसाक न्यूटन ने जो है इसके नाम पे जो है ये तीनों लॉज जो है दिए गए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। अब जो मोशन है, पहले हम मोशन की बात करेंगे। ये जो मोशन है किसकी वजह से हो रहा है? ये जो है किसकी वजह से हो रहा है? कौन सी चीज जो है रेस्पॉन्सिबल है फॉर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट? तो इट इज द एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू विच मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस। ओके, तो मोशन जो है दो तरह का होता है। एक होता है मोशन नहीं बल्कि जो फोर्स है हमारे पास, जो फोर्स होती है दो तरह की होती है। एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, एक होती है इनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होगी? कि जहां पे जो है हमारी जो नेट फोर्स होती है वो 0 रहती है, और जो अनबैलेंस्ड होती है वहां पे जो है मतलब ये हो गया कि बैलेंस फोर्स जब लगाते हैं हम तो बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। बॉडी का अपनी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। लेकिन अगर हम अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि मतलब बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। या अगर जब वो मोशन में है तो अगर हम वो अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो वो जो है रेस्ट के अंदर आ जाएगी, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन के अंदर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो तब तक जो है अपनी जो उसकी ये प्लेस होती है अपनी जगह तब तक चेंज नहीं करता है जब तक ना उसके ऊपर जो है क्या हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगे। मतलब अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो वो जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है। तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को हम करते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब कौन सी ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो जो है मतलब जो जितनी भी बॉडीज है ना वो ये नहीं चाहती हैं कि हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो जाए। अगर वो रेस्ट में है वो चाहती है वो रेस्ट में ही रहे, अगर वो मोशन में है तो वो चाहते हैं मोशन में ही रहेंगी। लेकिन वो जो रेजिस्टेंस है ना कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वहां से भी कुछ फोर्स लगता है, वो जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अब डेफिनेशन तो यहाँ पे उतना ये नहीं रखता है, आप फॉर्मूला याद रखो, यहाँ से आप डेफिनेशन खुद इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। उसके बाद है कि जो मोमेंटम है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी आ रहा है ना, तो वेलोसिटी क्या है? सबसे पहले हमें पता है वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है इसके अंदर। तो इसका मतलब मोमेंटम भी क्या होगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकंड। मास का आ गया केजी और वेलोसिटी का आ गया मीटर पर सेकंड, बन गया केजी मीटर पर सेकंड। अब हम देखेंगे थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास और वेलोसिटी कि जो फोर्स है मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हमारे पास क्या है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है। हैवी ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं? फोर्स लगा रहे हैं। एक लाइट ऑब्जेक्ट है उस पे भी फोर्स लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या दोनों पे हम सेम फोर्स लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा उस पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसका मास कम होगा उस पे हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, जितना कम मास होगा उतनी कम फोर्स लगानी हमें पड़ेगी। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन फोर्स और मास का।
अगर हम वेलोसिटी की बात करें, सपोज हमारे पास है दो छोटे छोटे टॉयज हैं, जो कार वगैरह है वो है, तो हम क्या करें, एक बड़ी है एक छोटी है, ठीक है, या दोनों सेम ही वेट है उनका, या मास सेम ही है उनका। जब हमने क्या किया, उनको जो है एक को थोड़ी कम स्पीड से उसको मतलब आगे के लिए धकेला और दूसरी को भी उससे ज्यादा। हमने क्या किया, आगे से जो है अपना हाथ रखा, हमने देखा कि जो पहली वाली आ जाएगी, जो ऐसा ऐसा आ जाएगी, वो उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगी, लेकिन जो दूसरी वाली जो तेज आ रही है उसकी वजह से हमारे हाथ को थोड़ा सा मतलब आगे के लिए पुश हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी है ये भी क्या करती है, वेलोसिटी जैसी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और जितनी कम जो है ये वेलोसिटी होगी उतनी, इसका मतलब हो गया फोर्स और मास और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो जो है डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, F के साथ। तो हमने लिखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। अब इसको यहाँ पे समझने का मकसद क्या था, क्योंकि हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो है इसी के बेस पे है कि सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज, उसको हमने डिनोट किया है dp बाय dt से। d का मतलब क्या हो गया, और d का मतलब ये जो है d का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के साथ, कि मतलब मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ओके, तो अब ये जो dp बाय dt है, अब हमें पता है p क्या है, p है हमारे पास p इज इक्वल टू mv है, p इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p इज इक्वल टू mv। तो हमने यहाँ पे लिखा इसको d बाई dt को अलग कर लिया, p की जगह हमने लिखा mv। mv लिखने के बाद हमने क्या किया, मास को हमने बाहर लेके आए और इसको डिफरेंशिएट किया किसके साथ, वेलोसिटी, और dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है, वो जो होता है एक्सेलरेशन के बराबर है। तो यहां से हमने क्या निकाला, फोर्स की डेफिनेशन यहां से आगे कि फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले ऑलरेडी मैं फोर्स आपके सामने डिफाइन कर चुका हूं, फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो मास का क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया एक्सेलरेशन। तो अगर इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या आप सीधे याद रखो ये फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा थर्ड लॉ है, तो थर्ड लॉ हमें क्या कहता है, यहाँ पे तो नहीं लिखा मैंने, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ। थर्ड लॉ हमें कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी उस ऑब्जेक्ट पे मतलब दूसरी ऑब्जेक्ट बॉडी पे फोर्स लगाता है। सपोज मेरे पास ये पेन है, ठीक है, लाइट है बहुत, लेकिन मैं जो है इस पे फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स ये पेन भी लगा रहा है। अगर मेरे पास कुछ और भारी चीज होती हाथ में, तो वो भी क्या करता, वो इससे ज्यादा फोर्स लगाता, और मुझे मेरा हैंड भी इसको मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो मेरे पर बहुत फोर्स लगा रहा है। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये और ये, इसका तो ये जो ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है। इसको मैंने ए नाम रखा, इसको रखा बी। तो इसको हम लिखेंगे कि फोर्स जो ए लगा रहा है किस पे, बी पे, ए बी, तो विच इज इक्वल टू फोर्स दैट इज बी और ए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक ऑब्जेक्ट है ए, वो फोर्स लगा रहा है बी पे, लेकिन जो बी ऑब्जेक्ट है वो फोर्स लगा रहा है ए पे, और दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं। ओके, तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ। लेकिन जो एक्शन और रिएक्शन है, ये जो है क्या है, मतलब ये जो है एट एनी इंस्टेंट उसी टाइम पे होते हैं। ये नहीं है कि एक ने जो है एक टाइम पे किया एक्शन, दूसरे ने रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन जो है दोनों एट द सेम इंस्टेंट पे लगते हैं, सेम टाइम पे लगते हैं। और क्या होता है कि एक्शन और रिएक्शन जो है इसमें दो बॉडी इन्वॉल्व होते हैं, एक पे एक्शन होता है और दूसरे पे रिएक्शन होता है। थैंक्स, होप क्या आप ये है